नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10वें चैप्टर के आंतरिक प्रश्नोत्तर तथा उदाहरणों को मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न जो है वो आपकी पेज नंबर 185 पर है, 185 पर। और पहला ही प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। आपको अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। तो लिखिएगा कि किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। देखो ये अवतल दर्पण होता है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, इनकी परिभाषा मैं लिखवा चुका हूं। दूसरा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको दूसरे प्रश्न के अंदर वक्रता त्रिज्या दी गई है, यानी आर का मान दिया गया है। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या गया इस प्रश्न में? फोकस दूरी क्या है। क्योंकि अपन जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या अगर 20 है तो फोकस दूरी इसकी आधी कितना आ जाएगा? f बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे? अतः फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। और जब मैंने लिखाया था तो आपको पहले बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है इसकी। और ये प्रश्न आपके आ चुका है। प्रश्न क्या बोला आपसे कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता हो। देखो एक तो उन्होंने चीज बोली कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? सीधा। और दूसरा उन्होंने बोला कि आवर्धित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आवर्धित। अब देखो सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? एक तो समतल बनाता है, लेकिन समतल दर्पण कभी आवर्धित नहीं बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण भी आवर्धित नहीं बनाएगा। और ये कौन सा दर्पण बनाएगा? तो इसका आंसर रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। और इसकी केवल एक ही स्थिति है। कौन सी स्थिति? जब आप जो बिंब को है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखोगे ना, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तब आपको जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो सीधा और आवर्धित होगा। चौथा प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? देखो इस प्रश्न के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जितने भी वाहन होते हैं उनके साइड में जो दर्पण लगा होता है वह हम उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? कोई दूसरा दर्पण नहीं लगा सकते क्या? तो इसका कारण देखिएगा। पहली चीज कि उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप कहोगे अगर सीधा बनाता है तो समतल लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो दूसरा कारण देखिएगा, एक तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाने के साथ साथ वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटा। समतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है। और तीसरा कारण ये कि पीछे वाले बहुत बड़े क्षेत्र को बड़े आराम से कवर कर सकता है। ठीक है ना, पीछे का जो बड़ा क्षेत्र है, वृत्त दृष्टि क्षेत्र जो है उसे आराम से कवर कर सकता है, जिससे हमें पीछे वाले जो वाहन आ रहे वो आसानी से दिखाई देते। तो आप कारण क्या लिखोगे कि उत्तल दर्पण पीछे वाला जो वाहन आ रहा है उस वाहन का सीधा, छोटा तथा वृत्त दृष्टि क्षेत्र वाला प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, अभी लिखना कि वो वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसके अतिरिक्त वो बहुत बड़े दृष्टि क्षेत्र को कवर कर सकता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा पेज नंबर 188 पर। 188 पेज नंबर पर आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं? पहला सवाल है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको वक्रता त्रिज्या दी गई 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ज्ञात करनी चाहिए। इसकी आधी हो जाएगी, आप बड़े आराम से सूत्र लगाना कि r बराबर 2f होता है, f बराबर हो जाएगा r/2। तो मान कितना आ जाएगा? 32/2, यानी f बराबर 16 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10
सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। प्रश्न को आराम से सुनिएगा। आपको जो दर्पण दिया गया उसका नाम अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण जो है वो अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, यानी जो बिंब दूरी है u का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना आवर्धित का मतलब क्या हुआ कि जो आपके आवर्धन है उसका मान कितना है 3। और एक चीज उन्होंने और बोली कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन कैसा होगा ऋणात्मक। आपको ज्ञात क्या करना है इस प्रश्न के अंदर, आपको ज्ञात करना है इसमें प्रतिबिंब की बिंब से दूरी की, जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न में सीधा जो है वो आवर्धन का सूत्र लगाइएगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर माइनस बी बटा यू होता है ना, m बराबर माइनस बी बटा यू होता है। यहाँ जो अपने प्रतिबिंब है उसकी दूरी पे आप माइनस में लेंगे, m का मान कितना है -3 बराबर, ये माइनस देखो पहले से रहेगा, ठीक है। और b का मान कितना है, b अपने प्रतिबिंब, तो ये तुम्हें ज्ञात करना है। और u का मान कितना रहेगा -10, ठीक है। अब देखो यहाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट आप कर सकते हो, या इस माइनस से माइनस कट जाएगा, और 10 को 3 से गुणा करोगे तो आपको b का मान कितना मिल जाएगा 30, और 30 किसका आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। सूत्र लगाना है m बराबर माइनस बी बटा यू। देखो यहाँ पर v का मान सॉरी u का मान जो माइनस में रखेंगे, क्यों रखेंगे, बिंब जो है वो सदैव किस तरफ रखा होता है, बाईं ओर रखा होता है, इसलिए बिंब दूरी को सदैव क्या लिया जाता है ऋणात्मक लिया जाता है। तो जो v का मान है -30 सेंटीमीटर आएगा। आप प्रश्न का आंसर लिखोगे, अच्छा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, किधर बनेगा बाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखिए 194 पेज पर। पेज नंबर 194 प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकी है तो अभिलंब से दूर हटने के कारण बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए मान लीजिए ये एक सतह है और इधर वायु है, और इस सतह के नीचे जो वो जल है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण है जो वायु के अंदर गमन कर रही है, और वो गमन करती हुई जल में तिरछा प्रवेश कर रही है। जल के अंदर कैसा प्रवेश कर रही है, तिरछा। प्रकाश की किरण है जल में तिरछा प्रवेश कर रही है, और जब ये जल के अंदर प्रवेश करेगी तो दो अलग अलग माध्यम है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। आपको ये बताना है, ऐसा क्यों होगा उसका कारण भी बताना है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था एक विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में। इन दोनों माध्यमों की आप आपस में तुलना कीजिए तो आप पाएंगे कि जो वायु है वो एक विरल माध्यम है, जबकि जो जल है वो वायु की अपेक्षा कैसा है, सघन। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था ये फिक्स नहीं होता कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। आपको जो दो माध्यम दिए जा रहे हैं उनके आपस में तुलना करके बताइए कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल माध्यम। तो यहाँ वायु कैसा रहेगी, विरल माध्यम, और सघन माध्यम कौन रहेगा, जल। और सघन माध्यम जब भी होता है ना तो उसके अंदर प्रकाश को चलने में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है ना, वो ज्यादा वेग से गति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण जब वायु से जल में प्रवेश करेगी ना तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। किस तरफ आ जाएगी, अभिलंब की ओर। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है जबकि जल एक सघन माध्यम है, ठीक है ना। आप इतना कारण लिख लोगे तो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। आपको इस प्रश्न में कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है ना। तो एन जी लिख सकते हैं, जी का मतलब क्या होगा, ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.50, और आपको प्रकाश का वेग दिया गया है 3×10⁸
और आपको ज्ञात क्या करना है इस प्रश्न के अंदर, आपको ज्ञात करना है कि कांच की प्लेट के अंदर प्रकाश किस गति से वेग करेगा। तो मैंने आपको इसका एक सीधा सा सूत्र लिखाया था कि अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, इसे आप एम एन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर माध्यम का नाम होता है, जी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, बराबर सी अपॉन वी, ये इसका सूत्र रहता है, ठीक है। देखो माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 1.50 बराबर सी का मतलब क्या है, प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ यहाँ पर v क्या है, तो माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग, ठीक है। यहाँ से पक्षांतर कीजिए, v इधर आ जाएगा और 3 × 10⁸ और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 1.50, ठीक है। अब इसे आप कैसे काटेंगे, बड़े आराम से काट सकते हो आप। देखो 1.50 का मतलब कितना हुआ, एक और आधा 1.5 हुआ, और 1.5 का जब आप भाग 3 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 1.5 और 1.5 3 होते हैं कि नहीं होते, तो ये जो 1.5 है वो 3 से 2 बार कटेगा, और v का मान कितना मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको ऐसे काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो 3/1.50, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, 150 300 से 2 बार कटेगा, सीधा आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, सारणी 10.3 में 10.3 कहाँ मिलेगी, आपकी किताब के अंदर होगी, उसी पेज नंबर पे, ठीक है ना। सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व तथा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यमों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कि किस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है और कौन सा माध्यम है जो सबसे न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपके सामने जो सारणी है उस सारणी को देखिए, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो आप पाओगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो हीरे का है, हीरे का अपवर्तनांक जो सबसे ज्यादा है, और वायु का जो सबसे कम है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा है और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है वो आपकी क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम, ठीक है। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम बन जाएगा, और वायु जो वो क्या बनेगी, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम, ठीक है, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम। तो इससे आप ये समझिए कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है वो अधिक प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम होता है, और जिस माध्यम का प्रकाशिक अपवर्तनांक सबसे कम होता है वो न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो माध्यम की जो प्रकाशिक घनत्व वो भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न जो है वो भी आपका इसी सारणी पर आधारित है। आपको 3 माध्यम दिए गए हैं अलग अलग, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिया गया है, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। देखो आपको 3 चीजें दी गई है, एक तो है केरोसिन, और दिया गया तारपीन का तेल, और तीसरी चीज आपको दी गई है जल। और आपको ये पूछा गया है कि प्रकाश जो वो सबसे तीव्र गति में किसमें चलेगा, इन तीनों माध्यमों में सबसे तेज गति में कौन से माध्यम में चलेगा। तो आप इन तीनों की जो है अपवर्तनांक देख लीजिए, केरोसिन का जो है वो आप देखो 1.144, ठीक है ना, 1.144 144 होगा, और इसका जो 1.47 होगा, इसका 1.33 होगा, ठीक है। अब देखो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम उतना ही ज्यादा सघन होता है, ठीक है ना, और जो सघन होगा उसके अंदर प्रकाश को चलने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। एक घना जंगल है और एक घना जंगल नहीं है, तो जो घना जंगल है वहां में चलने में परेशानी होती है कि नहीं होती, और जो एकदम विरल जंगल है जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम है तो वहां आसानी से भाग सकते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश जो है ना, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसमें प्रकाश की गति क्या होगी, कम होगी। तो देखो हमें क्या पूछा है, सबसे अधिक पूछा है, तो देखिए इन तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो सबसे कम अपवर्तनांक जो किसका है, जल का है। तो जल के अंदर प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलेगा, ठीक है ना, इन तीनों में। और उसके बाद केरोसिन, ठीक है। और सबसे कम गति किसमें होगी, तारपीन के तेल में, समझ गए। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की गति ज्यादा होगी, ठीक है ना, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति कम होगी, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो कि जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश के वेग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके अंदर प्रकाश की गति घट जाएगी। अब नंबर 5वां सवाल आपसे क्या पूछा गया है,
आपको हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है। आपको इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, हीरे का जो अपवर्तनांक है वो आपको पहले से दिया गया है कि 2.42, ठीक है ना, और ये सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। ठीक है ना, सबसे अधिकतम अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का होता है। इससे आप क्या समझते हो, तो इससे हम ये समझते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब प्रकाश, हीरा जो सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, इस कारण जो हीरा वो सबसे कठोर होता है। इसमें इतना ही लिखना कि हीरा जो एक सघन प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है या सर्वाधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, और इसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। अगले क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 203 पर। बड़े आसान से सवाल है, मैंने जितनी भी आपको नोट्स लिखा है सब उन्हीं में से उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 203 नंबर पे। अगर आपने पिछले सारे वीडियो देख रखे हैं तो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। सिंपल सवाल, इसकी परिभाषा लिखाई जा चुकी है। तो देखिएगा P बराबर क्या होता है 1/f, और यहाँ f जो किसमें होना चाहिए, मीटर में। अब देखो P का मान 1 कब आएगा, जब f का मान 1 हो। तो परिभाषा क्या बनेगी, जिस गोलीय लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उस लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस गोलीय लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उस गोलीय लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ठीक है, देखो प्रश्न को समझिए और लिखना शुरू कीजिए। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है उत्तल लेंस, तो पहले लेंस कवर कर लीजिए कि कौन सा लेंस आपसे पूछा जा रहा है। उत्तल लेंस जो है वो किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है ना, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे ये पूछा है कि ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, मतलब सुई जो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है। तो आपको जो है वो बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, सुई जो उस लेंस से कितनी दूरी पर है वो आपको ज्ञात करना है। आगे आपसे क्या पूछा गया है, फिर आपको दिया हुआ है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। ये लाइन इस प्रश्न का आंसर है कि जो प्रतिबिंब है ना वो उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, मतलब प्रतिबिंब साइज या बिंब की साइज क्या है, समान है। यानी आवर्धन का मान कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। जब आवर्धन का मान 1 होगा तो h डैश अपॉन h, इन दोनों का मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा, h डैश अपॉन h का मान बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आवर्धन कितना दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। आवर्धन का मान 1 है तो सूत्र लगाइए m बराबर v बटा u। ठीक है, m का मान कितना हो जाएगा 1, h का मान आपको प्रश्न में, सॉरी v का मान प्रश्न में दिया हुआ है, ये माइनस हो जाएगा तो 50 बटे u। ठीक है, तो यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब आप क्या लिखोगे, अतः सुई को उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दोनों दूरियां क्या होगी, समान होगी। और ऐसी कंडीशन भी आपको पता है कब बनेगा, जब अपन C1 के ऊपर रखेंगे और C2 के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, तो उसी स्थिति के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, आगे पूछा है कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के अंदर आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, और लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी चाहिए। ठीक है, और फोकस दूरी चाहिए तो आप सीधा लेंस का सूत्र लगाइए, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v-1/u, ये लेंस का सूत्र होता है। यहाँ से हमें फोकस दूरी याद करनी है। देखो 1/f हो गया बराबर 1/v का मान कितना है 50 माइनस 1/u, u का मान कितना है, -50 है। ठीक है, u का मान माइनस में आएगा, -50, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 50, 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो कितना आएगा 1/f बराबर 2/50 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप वज्र गुणा करोगे तो आपको f का मान कितना मिल जाएगा, f बराबर 50/2 और कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर।
एफ का मान हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या याद कर सकते हैं, लेंस की क्षमता। देखो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा 1/f। एफ का मान कितना है, 25 है, तो रख दीजिए 25। P बराबर कितना है, देखो ये 25 सेंटीमीटर में आया, कितना है इसमें आया 25 सेंटीमीटर में, तो यहाँ 25 नहीं रखेंगे, क्या 25 नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी का मान आपको किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो आप पहले 25 सेंटीमीटर जो है ना उसको मीटर में बदलिए। मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। 25 में जब आप 100 का भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। तो यहाँ कितना रखेंगे, 0.25। ठीक है, 0.25 मीटर यहाँ रखा जाएगा। अब देखो इसे कैसे करना है, आप इस पॉइंट को हटाओगे तो इस पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो कितना आएगी लेंस की क्षमता, 4 डायोप्टर। ये आसान सा सवाल है। अगला सवाल भी आपको, इसका तीसरा सवाल पूछा गया है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, आपको सूत्र लगाना है, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है और उसमें आपको ये सब स्पष्ट दिया हुआ है कि जो लेंस है वो कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक है, फोकस दूरी आपको दी हुई है 2 मीटर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। 2 मीटर आपको दी जा रही है तो आप सोचो कि 2 दिया जा रहा है, मीटर में दिया हुआ, हमें करना क्या है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लेंस। देखो लेंस अवतल है, अगर लेंस अवतल लेंस है ना, तो मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P बराबर हो जाएगा 1/f, और यहाँ से देखिए P बराबर 1/-2 भाग दीजिए, कितना आएगा, P बराबर -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो आपके जितने भी आंतरिक पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नोत्तर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं।